तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग देख रहे थे विजन की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज। और हम लोग पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। पहले वाले में दोस्तों हम लोग जीएस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। मैं कहा था जीएस वाला हो जाएगा तो हम सामान्य हिंदी को देखेंगे। तो जीएस में आपके 140 प्रश्न है। 140 प्रश्नों में दोस्तों हम लोग पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि दोस्तों हम लोग सिर्फ क्वेश्चन गिनने के लिए सॉल्व नहीं करते हैं। आप हमें अपना कीमती समय दिए हैं तो हम वो आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए एक एक प्रश्नों को मंथन करके पढ़ाते हैं, जिससे उस प्रश्न से दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई चीज बने तो आप बना ले जाएं, आपसे कोई मिस ना हो। आपके समय का कद्र करते हुए हम एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से समझा के चलते हैं। तो पार्ट ए में हम लोग 70 क्वेश्चन को देख लिए थे पहली टेस्ट सीरीज में। अब इसी पहली टेस्ट सीरीज का हम लोग पार्ट बी देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से 140 तक हम लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपसे एक विनती मैं कभी कहता नहीं, आप हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत ऊर्जा मिलती है। काम करने के लिए एनर्जी अंदर से जनरेट होता है दोस्तों। बस यही उम्मीद लेके आपसे कह रहा हूं। चलते हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक देख लिए थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मैचिंग वाला प्रश्न है। मैचिंग वाले प्रश्न को हम आसानी से कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक तरफ हमें कुछ संवैधानिक संस्थाओं के नाम दिया है पहली सूची में, और दूसरी सूची में उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसी को हमें मिला देना है दोस्तों। बहुत बढ़िया। संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों दिया है, यह अनुच्छेद 315 में होगा। आप लोग जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक का हमें प्रावधान दिया गया है भाग संविधान के 14वें भाग में। इतना तो आप लोग जानते हैं, इसी में दोनों है। तो पहला वाला तो सीधा सीधा मिल जाएगा इसी पहला पे। दूसरे में दे दिया है राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 316। दोस्तों ये गलत है, ये क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 316 इसलिए दिया है कि उसमें सदस्यों को नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। यहां पर ये गलत दे दिया है, तो इसे हम लोग यहां छोड़ देते हैं इसे। तो और यहां पर भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी सीएजी जो है अनुच्छेद 148 से संबंधित है, वित्त आयोग 280 से। तो यह सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करा दिया हूं बी वाले में कि अनुच्छेद 316 ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। हम लोग 72 में क्या है दोस्तों, कह रहा है आपको दो कथन दे दिया है, दोनों कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। आप जब पहला कथन देखेंगे तो कह रहे हैं कि संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। यस दोस्तों, जब आप संविधान का भाग 4 डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि एससी एसटी और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी। तो इसी के तहत अनुच्छेद 46 का हवाला ईडब्ल्यूएस को दिया गया, क्योंकि जब सवाल पूछा गया तो कहा गया कि भाई डीपीएसपी में कहा गया है कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, एससी एसटी और कमजोर वर्ग। तो हमने कमजोर वर्गों को ही तो ऊपर उठाया है, तो ये कहा गया। यहां देखिए दिया है अनुच्छेद 46 में राज्य को उनके संरक्षण के लिए निर्देश दिया गया है। तो दोनों बातें सही है दोस्तों, यहां पर दोनों के दोनों कथन सही है। 72 का हमारा जो है आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये 73 में क्या है हमारा। 73 में कह रहे हैं फिर वही बात, दो ठो कथन दे दिए हैं, कह रहे हैं इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दीजिए। तो आप जब पहला कथन पढ़ोगे दोस्तों, क्या लिखा है, संविधान के अनुसार संसद पंचायती राज व्यवस्था पर कानून बना सकती है। यस दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन इसी संबंधित था, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिला था। यानी अब इससे ये संविधान में ये दर्ज हो चुका है, अब संसद भी इस पर कानून बना सकती है। ये बात तो सही है बिल्कुल। अब पंचायतों को राज्य का विषय माना गया है। यस, पंचायत तो राज्य का विषय है, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। तो दोनों के दोनों यहां पर कथन हमारे सही हो जाएंगे। विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, 73 का सी हो गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 74 में हमारा क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो बताइए कौन सा सही है। दोनों कथनों को 3 कथन दिए, तीनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा सही है। अगर हम लोग पहला देखते हैं तो कह रहे हैं आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाए जाते हैं। यस दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये ऊंट जैसे कुछ जो अपवाद स्वरूप जानवर होते हैं उसमें पाए जाते हैं, तो उसमें जो है उनके जो है आरबीसी में न्यूक्लियस यानी नाभिक नहीं होते हैं। प्लाज्मा रक्त का प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। यस, ये भी बात सही है। प्लेटलेट्स घाव भरने में सहायक होते हैं। यस, ये 74 में हमारा तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, यानी सभी कौन सा होगा, डी हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर हमारा डी सही होगा। बहुत बढ़िया है। एक तरफ हमें हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित ग्रंथि का नाम है, तो कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित है, कौन मैच कर रहा है, उसे मिलाकर बता दीजिए। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड से संबंधित है। इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित है। एड्रेनिल जो है अधिवृक्क यानी एड्रीनल से संबंधित है। और एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से संबंधित है। यानी चारों के चारों हमारे यहाँ पर मैचिंग सही है, तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा कि सभी सही सुमेलित हैं। यस, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 76। इसमें क्या है, इसमें करेंगे निम्नलिखित जीवों में से किसके पास न तो मेरुदंड यानी रीढ़ होता है और न ही मस्तिष्क होता है। तो किसके पास नहीं होता है भाई, स्टारफिश, मेढक, छिपकली, पंछी। तो मेढक के पास होता है, छिपकली के भी पास होता है, पंछी के भी पास होता है, स्टारफिश के पास नहीं होता है। तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा 76 का हमारा ए। स्टारफिश के पास मेरुदंड यानी न तो रीढ़ होती है और न ही मस्तिष्क। आगे चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 77 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से संबंधित हैं। तो देखते हैं कौन से बैक्टीरिया से संबंधित है। तो आप यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो चेचक जो है ये वायरस से संबंधित होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सा जीवाणु से संबंधित है, तो जीवाणु से संबंधित कौन नहीं है उसे हटा दीजिए। ये जीवाणु से नहीं है क्योंकि ये वायरस से संबंधित है, और डेंगू भी एक तरह से वायरस से संबंधित है। तो 2 और 4 को हटा दीजिए, जो बचेगा वही होगा हमारा एक तपेदिक और हैजा। तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन होगा, आप चेचक को हटाना है आपको, यानी 3 वाला 4 वाला 3 वाला और ये 2 वाला नहीं होने चाहिए विकल्प में। तो यानी कौन होना चाहिए, 1 और 4 होना चाहिए। तो ए हो जाएगा हमारा। यस, विकल्प नंबर ए 77 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 78 में, तो वनस्पति हार्मोन से संबंधित कौन सा जोड़ा असंगत है। वनस्पति हार्मोन से यहाँ ध्यान दीजिएगा संबंधित कौन सा जोड़ा असंगत है यानी मिसमैच है। मिसमैचिंग को पकड़ना है, ध्यान रखिए। एग्जाम में भी आप भी ऐसे चीजों को मार्किंग कीजिए, मार्किंग नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि संगत है, तो असंगत को संगत समझ लेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन कोशिका वृद्धि से संबंधित है। यस, बहुत अच्छा, ये सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। एब्सिसिक अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। जिबरलिन तने की वृद्धि से संबंधित। तो सब सही है दोस्तों। यहाँ पर सी वाला हमारा असंगत है, गलत है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो अंकुरण को प्रोत्साहित नहीं दोस्तों, अंकुरण को जो है बढ़ने नहीं देता है। यहाँ कह रहा है कि अंकुरण को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, उसे बढ़ने से रोकता है, हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा सी हो जाएगा, यही मिसमैच है। एब्सिसिक अम्ल जो है अंकुरण को हतोत्साहित करता है, बढ़ने नहीं देता है। आगे अगर हम लोग देखें ये यहाँ पर 79 से संबंधित जो है यहाँ, तो इसमें कह रहे हैं आपको जो है कथन ए दे दिया है। 2 ठो कथन कारण वाला प्रश्न है, यहाँ पर कथन है और कारण है, दोनों पढ़कर बताइए कौन सा सही है यहाँ। तो जरा हम देखें, पहले नंबर में है यहाँ कारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग निर्णय लेने और भविष्यवाणी करने में हो रहा है। यस दोस्तों, बड़ा तेजी से किस लेवल पर हो रहा है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई में डाटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। यस, बिल्कुल सही, और इसका कारण भी स्पष्ट कर रहा है ये। तो विकल्प नंबर हमारा ए यहाँ सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही डिस्क्रिप्शन यानी सही व्याख्या भी कर रहा है। यस, 79 का हमारा ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग 80 वाले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए यहाँ तो दोस्तों हमें दे दिया है, यहाँ कुछ जो है 2-3 आपको यहाँ पर मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो आप कर लेंगे। मैं हल्का सा आपको बता दे रहा हूं बहुत ही कम समय में। यदि 5 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं
तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई जब 5 लोग मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रहे हैं और व्यक्ति 10 हो गए यानी दुगने हो गए तो काम आधा दिन में हो जाएगा, उसका आधा समय। व्यक्ति जब दुगने हो गए तो समय आधा लगेगा ना, तो यहाँ पर जो 12 दिन था वो 6 दिन हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, कोई फार्मूला नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है 81 में एक दे दिया है, एक क्रम संख्या दे दिया है और अगली संख्या दे दिया है कि अगला क्या होगा बताइए आप। थोड़ा सा हम इसको पहले छोटा करते हैं, देखते हैं यहाँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ थोड़ा सा। 81 में आपसे यही कह रहे हैं, एक तरफ क्रम संख्या और दूसरी तरफ अगली संख्या। तो देखिए यहाँ क्या दिए हैं, 2 4 मतलब 2 का दुगना किए 4 होगा, 4 का दुगना किए 8, 8 का दुगना किए 16, 16 का हम दुगना करेंगे 32 आएगा। तो इसका मतलब ये सही है, हमारा ये वाला सही है। 3 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आएगा। यस, ये जोड़ने से हुआ है। ऊपर दो का गुणा करने से अगली आई है और नीचे में 2 जोड़ने से अगला प्राप्त हुआ है। इसमें देखें 1 4 यानी 1 था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, यहाँ 4 की स्क्वायर और यहाँ 5 की स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर करने से हुआ है। अब यहाँ देखें 5 10 20 30 50, तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा अच्छा सुमेलित नहीं है, तो केवल दोस्तों ये डी वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, क्योंकि इन सब में ये चीजें जो है ये सीरीज फॉलो कर जा रही है, जो ये सीरीज काम कर जा रही है, लेकिन इसमें नहीं कर रही, क्योंकि 5 का दुगना 10, 10 दुगना 20, 20 का दुगना करते 40 होता तब हो जाता, लेकिन यही जो है काम बिगाड़ दे रहा है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यानी कौन सा मिसमैच है, केवल डी वाला, विकल्प नंबर डी। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 82 वाले में दोस्तों, तो आगे देखें यहाँ क्या है, कथन दे दिया है, सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ लेखक वैज्ञानिक होते हैं। ये आपको कथन दे दिया है, निष्कर्ष में लिखा है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग जानते हैं इसे पैरा ये ग्राफ बनाकर किया जाता है, तो इस तरह से कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम चल रहे हैं अपने मेन जो है जीएस वाले पे। तो चले हम लोग देखते हैं। हालांकि मैं आपका आंसर बता दूं, आप इस पे मंथन कर लीजिएगा, इसका आंसर ये ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। यस, आगे देखते हैं हम लोग 83 वाले में देखते हैं दोस्तों, भारत के किन क्षेत्रों को कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टान के क्षेत्र में माना गया है। तो दोस्तों लक्षद्वीप को माना गया है, अंडमान निकोबार को माना गया है, पोरबंदर तट यानी गुजरात को माना गया है। ये सुंदरवन नहीं है, तो यहां पर 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 किसमें नहीं है, ए वाले में नहीं है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा 83 का ए। 1 2 और 4 कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टान सुंदरवन में नहीं है, विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों 84 वाले में, तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, महासागरों के उनके औसत गहराई के बारे में बताना है। महासागरों के नाम है और उनके औसत गहराई के घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा जो गहरा होगा, फिर उससे कम गहरा, फिर उससे कम गहरा, उससे कम गहरा, इस सेंस में बताना है। तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा गहरा प्रशांत महासागर होता है, नो डाउट। उससे कम गहरा जो है अटलांटिक महासागर होता है। 2 ठो सबको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहला दूसरा कहां है, यहां है, आप आंख मूंद कर बता सकते हैं, ये 84 हो जाएगा, क्योंकि 2 आप क्लियर हैं और 2 यहां आपको दिख रहा है और ऐसा सीक्वेंस कहीं नहीं है, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा गहरा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। तो यस, इस तरह से आपको भी कम नॉलेज में भी अगर आप लोग सही उत्तर को निकालना चाहते हैं, उत्तर को क्रैक कर, प्रश्न को तोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग भी प्रयोग कर लेंगे तो कम नॉलेज में भी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ नॉलेज के दम पर आप जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, थोड़ा सा एक शॉर्टकट बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। यस, आगे चले देखते हैं हम लोग, ये 85 में क्या है, 85 में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ 85 में। अब देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो वही बात यहाँ फिर से कह रहा हूं, यहाँ मार्किंग जरूर करिए, सुमेलित नहीं है। चला देखते हैं, एंडीज कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, इस बात को ध्यान में रखना है पहले। तो एंडीज यहाँ पर दिया है दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तर अमेरिका, आल्प्स ऑस्ट्रेलिया, यूराल यूरोप और एशिया की सीमा, ये चारों नाम से यहाँ आपको दे दिए हैं दोस्तों, और कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये भी सही है, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तर अमेरिका,
और आल्प्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों, ये आल्प्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये आल्प्स जो है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये साउथ अमेरिका में है। इतना याद रखेंगे आप लोग। तो केवल 3 नहीं होगा, तो कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल ए वाला सुमेलित नहीं है। ए का मतलब क्या हुआ कि केवल 3, विकल्प नंबर केवल 3 हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सब हैं। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 86 वाले में जो हमसे पूछ रहा है, विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराओं की शीत धारा कौन सी है? विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराओं में कौन सी धारा शीत धारा है? तो देखें, जो आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं महासागरीय धाराओं के, उनमें से शीत धारा कौन है ये बताना है हमें। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, ये शीत नहीं है, गर्म है, इसको हटा दें। क्यूरेशियो, ये भी शीत नहीं है। आप लोग ऐसे सोचिए, गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब भाप होता है, भाप गर्म होती है, तो ऐसे आप मतलब थोड़ा सा ऐसे सोच लीजिए तो आपके दिमाग में बनी रहेंगी। क्यूरोशियो, कोई रिसिया जाता है, बार बार रिसियाने का मतलब दोस्तों वो बार बार जो है फूल जाता है, जो है वो टिन्ना जाता है, इसका कहने का गांव में कहते हैं ना रिसिया जाना। क्यूरेशियो, तो जो रिसिया जाता है उसका दिमाग गर्म होता है, तो इसका मतलब ये भी गर्म है, इसको भी डाल लीजिए, हटा दीजिए। ब्राजीलियन, ये भी जो है इसको तो आप लोग जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर है, ये भी जो है गर्म महासागरीय धारा है, इसको हटा दीजिए। तो बचा हमारा ये कैलिफोर्निया। तो यस, विकल्प नंबर सी हमारा जो है यह शीत धारा है। 86 का हमारा हो जाएगा सी, कैलिफोर्निया धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की एक शीत धारा है, याद रखेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम लोग देखें 87 वाले में, इसमें आपसे कह रहे हैं कि कौन सा देश भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा को स्पर्श करने आप लोग खूब पढ़े होंगे, कई सारा चीज जो है दोस्तों आप कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है, और मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, ये चीजें आपको बड़े अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। ये तो यहाँ आपको भूमध्य रेखा यानी दिया है जो है इक्वेटर, जो है यहाँ आप लोग देखेंगे ये मैप में, वर्ल्ड के मैप में, तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी। एक बार आप देखकर चीजों को पूरा नोट कर लेंगे तो कई सारा एग्जाम में ये पूछ देता है कहीं से भी उठाकर ये चीजें जो है, तो इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा को कौन सा देश स्पर्श करते हैं, 4 देशों के यहाँ नाम दिया गया है, तो कौन सा करते हैं जरा देखते हैं। आप ऐसे दिमाग लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों ये मकर रेखा जो है, मकर रेखा काटेगी, यहाँ जो नीचे वाला है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पड़ता है, ये मकर रेखा काटती है, तो ये भूमध्य रेखा ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी न काटती है। तो जिसमें 4 होगा आप हटा दीजिए, इसमें 4 है हटा दीजिए, इसमें 4 है हटा दीजिए, और बाकी यहाँ तो 1 और 3 में आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्राजील ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तो इसलिए आप जो है ये सी वाला तो हो नहीं सकता। दिमाग लगाए कि पता लग गया कि हाँ भाई 1 2 3 है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेंगे, क्योंकि आपको इतना याद तो है भाई, आप मैप पढ़े हो कि हाँ ऑस्ट्रेलिया को जो है मकर रेखा काटती है, यस, 2 भागों में। तो आप ऐसे तरह से दिमाग लगाकर करोगे तो आपको बड़ा ही आसान रहेगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, कम नॉलेज में भी उत्तर को निकालोगे। सुमेलित नहीं है, फिर वही बात, कौन सा चारों में सुमेलित नहीं है जरा बताइए। टुंड्रा क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों की वनस्पति को टुंड्रा कहा जाता है, यस ये बात तो सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, मिसमैच कौन सा है ये बताना है हमें। जरा देखते हैं, ये तो सही है। पाम क्या है? भूमध्य रेखी प्रदेश को पाम बोला जाता है। सेरो, दक्षिण अमेरिका का पठार को सेरो कहा जाता है, यस ये भी बात सही है। शुरुआत के जब तीनों सही हैं तो इसका मतलब ये चौथा वाला ही गलत होगा, चौथा वाले ही मिसमैच होगा। प्रेरी जो है दक्षिण अमेरिका की घास भूमि नहीं दोस्तों, ये दक्षिण नहीं, यह उत्तर अमेरिका की, यह उत्तर अमेरिका की जो है, नॉर्थ अमेरिका की यह घास भूमि है प्रेरी। तो इसे याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन के लिए गलत दे दिया था, तो यही यहाँ पर है। तो जो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हल्का सा मिर्च लगाता है, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसी मिर्च को आपको थोड़ा समझना है भाई, मिर्चा कहां पर लगा है, उसी को पकड़ना है। तो 89 को देखते हैं हम जरा। तो 89 वाले में दोस्तों क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिए सही है पूछ रहे हैं। अब देखते हैं, पहला, कथक नृत्य की उत्पत्ति वाराणसी से हुई है। जी दोस्तों एकदम सही बात है, यह वाराणसी में हुई है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर
तो वाराणसी, लखनऊ, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर हुआ है कथक नृत्य का। और दूसरे वाले में है उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यस, ये भी सही है। नटवरी नृत्य ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 89 का हमारा सभी कथन सही है। यहाँ पर दिए हुए तीनों विकल्प सही है। तो तीनों कहाँ है? यहाँ डी वाले में है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यस। और ये कथक जो उत्तर प्रदेश के जो है एक है भी वहाँ पर, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है। निम्नलिखित जनजातियों को उनके प्रमुख निवास क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं और इधर उनके निवास क्षेत्र दिए गए हैं, मिलाकर हमें बताना है भाई कौन सा ये सही है। तो गोंड क्या है? तराई क्षेत्र, पीलीभीत, लखीमपुर में ये हैं। तो यहाँ ये तो सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ए वाला बी पे जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। जनजातियों को उनके प्रमुख निवास क्षेत्र से मिलान कीजिए। तो एक तरफ यहां आपको जनजातियों के नाम दे दिया है दोस्तों, और इधर उनके निवास क्षेत्र दिया है। इन्हीं को मिलाकर बताना है कौन सा कहां है। गोंड कहां पे रहते हैं दोस्तों? मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। थारू कहां पे रहते हैं दोस्तों? तराई क्षेत्र, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर इत्यादि वाले क्षेत्र में रहते हैं, तराई वाले में। और बुक्सा जो है बरेली, उधमनगर, इन सब क्षेत्रों में रहते हैं। तो इसका मतलब कौन हुआ हमारा? ए वाला बी पर आना चाहिए, 2 वाला ए पर और 3 वाला सी पर। यस, ए वाला हमारा बन रहा है विकल्प नंबर ए। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा, अब चलते हैं हमें 91 पे। हमारा 90 हो गया ना, 91 पे अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ संस्थान दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर उनके कुछ लोकेशंस यानी उनके स्थान का नाम है। तो बताकर सही विकल्प आप चुनिए। तो चले देखते हैं। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कह रहे हैं लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुरादाबाद। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों ये कह रहे हैं शाहजहांपुर में है। तो ये तीनों को हमें बताना है मिलाकर दोस्तों। तो पहला वाला जो दोस्तों है भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये शाहजहांपुर में है। ये सी पर जाएगा, मिलेगा शाहजहांपुर। जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं यहीं से हैं ये, शाहजहांपुर। तो यहां से ये आ जाएगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं, ये जो नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है दोस्तों? ये लखनऊ में है। ये यहां पर आ जाएगा। तो ए वाला हमारा सी पे जाएगा, 2 वाला ए पर। तो यस, ए वाला सी, 2 वाला ए, ऐसा कहीं नहीं है। यस, यही है। तो इसका मतलब ये 3 वाला जो है ए पे आएगा। यहां पर ये गलती दे दिया है, 3 वाला ए पे नहीं आएगा। ये 3 वाला जो है मुरादाबाद में आएगा, बी पर आएगा। यहां मिसमैच दे दिया है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 91 में। तो 92 में है ये। 92 क्या है? आपसे यहां पूछ रहे हैं कि कथन कारण वाले सवाल हैं। एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ कारण दिया है। कह रहे हैं कि भाई नौचंडी मेला मेरठ में आयोजित होता है। यह कृषि उत्पादों से संबंधित भारत का सबसे बड़ा मेला है। ये आपसे कह रहे हैं। तो बताइए कथन और कारण में आप क्या समझते हैं, इसे देखकर बताना है। तो दोस्तों आपका तो ये तो सही है, नौचंडी मेला मेरठ में आयोजित होता है, ये तो सही है। यहाँ पर कह रहे हैं यह कृषि उत्पादों से संबंधित भारत का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा मेला कृषि उत्पादों से नहीं है। यह एक पारंपरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मेला है, कृषि उत्पादों से संबंधित नहीं है ये। तो आपका यहाँ जो हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही होगा। ए सही है, आर गलत है, सी वाला सही हो जाएगा। तो सी सही है, ए सही और आर गलत है, कारण यानी गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 93 वाले में। 93 वाले में दोस्तों कह रहे हैं कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। कौन सा कथन सत्य है जरा उसे बताइए और सही कूट को चुनिए आप। जरा देखें। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के प्राचीन ईंटों से निर्मित हिंदू मंदिरों में से एक है। यस दोस्तों, भीतरगांव मंदिर कानपुर में है और यह ईंटों से बना सबसे पुराना मंदिर है। तो ये वाला तो हमारा सही हो गया, पहला वाला। दूसरा वाला का अगर हम लोग देखते हैं, यह गुप्त कालीन में स्थापत्य का उत्कृष्ट
उत्कृष्ट उदाहरण है। यस, यह गुप्त काल में ही बना था, ये बात तो सही है, ये भी सही है। यह आगरा जिले में कर रहे हैं, तो सीधा सीधा आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है दोस्तों। ये आगरा, मैंने पहले बताया, ये कानपुर में है, आगरा में नहीं है। तो इसका मतलब जहां 3 होगा वो नहीं होगा, हाँ वहां हटा दीजिए, केवल ए बचता है, आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों 94 में, तो इसमें आपसे करें कौन सा झील तेलंगाना में, ऐसी कौन सी झील है तेलंगाना में स्थित नहीं है। तो जो तेलंगाना में झील स्थित नहीं है उसी का नाम हमें बताना है। भाई कौन सी ऐसी झील है इन चारों झीलों में जो तेलंगाना में स्थित नहीं है। जरा देखते हैं, हुसैन सागर भी है, उस्मान सागर भी है, कोल्लेरू जो है तेलंगाना में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है, एपी में। हालांकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही निकला है, लेकिन निकल गया तो भाई अब उसका नाम अलग हो गया। ये कोल्लेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में नहीं है। तो विकल्प नंबर सी, 94 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। 95 वाला देखते हैं, करंट से रिलेटेड प्रश्न। विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और इसकी 2025 में थीम क्या थी। तो उस डेट को बताना है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस का, और इसकी थीम भी बतानी है कि ये कौन सा डेट है, कौन सी थीम है। तो इसकी डेट है दोस्तों 3 मार्च, और इसका जो थीम है बदले मानसिकता, अपने आप को सशक्त बनाएं। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा 95 का बी। 96 में, तो संविधान का मूल ढांचा कौन सा नहीं है। भाई आपको कुछ विकल्प में नाम दिए गए हैं, तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो मूल ढांचा नहीं है, संविधान का मूल ढांचा नहीं है, तो उसे बताइए आप लोग जो है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, यस ये तो मूल ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू, धर्मनिरपेक्षता भी एक तरह का मूल ढांचा है। विधि का शासन भी मूल ढांचा है। राष्ट्रपति शासन ये मूल ढांचा थोड़ी ना है, ये नहीं है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा सी। आगे चलें, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। आपसे कह रहे हैं भारत में समान नागरिक संहिता, जिसे हम लोग यूसीसी बोलते हैं, समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में। तो आप लोग जानते हैं, डीपीएसबी अगर पढ़े होंगे, संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो डीपीएसबी दिया है, उसी में अनुच्छेद 44 में दिया गया है यूसीसी, समान नागरिक संहिता के बारे में। यस, समान नागरिक संहिता यही होता है दोस्तों कि जिस तरह से क्राइम के क्रिमिनल में सभी धर्मों को जो है एक ही सजा मिलती है, एक ही प्रावधान लागू होता है, उसी तरह से ये आपके दीवानी यानी दीवानी मामलों में भी, सिविल मामलों में भी सभी धर्मों को वही चीजें लागू हो, जैसे बंटवारा संपत्ति, ये सब मामले में। आगे देखते हैं हम लोग 98 में क्या है। 98 में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग इसे पढ़े होंगे, 5 तरह के रिट होते हैं, तो जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब शरीर को प्रस्तुत करना, यानी आप पुलिस किसी व्यक्ति को मतलब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है, तो बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। विकल्प नंबर सी हो जाएगा, बंदी को आप बंदी न समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 99 में क्या है हमारा। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं डीपीएसपी का लास्ट वाला अनुच्छेद है, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 99 का हमारा बी हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा। 100 में क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो भाई सिंपल सा प्रश्न है, 12 सदस्यों को। किसके नाम पर, वो 4 चीजें हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। ये तो मान लीजिए सरल चीजें था, लेकिन अगर कभी पूछ लेगा किसके आधार पर इन 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, यानी वो चुनाव नहीं लड़े हैं, वो अपने मन से जिसको चाहे उसको जो है वो नामांकित कर सकती है, राज्यसभा का सांसद बना सकती है। तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो वो दोस्तों होता है जैसे साहित्य, आप लोग यहाँ देखिए लिटरेचर, जिसे हम इंग्लिश में इसे लिख दे रहे हैं, लिटरेचर, साहित्य, साइंस, आर्ट और समाज सेवा, सोशल सर्विस, तीन ही 4 के आधार पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 101 में। तो इसमें कह रहा है कि दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में दुर्घटनावश
संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा का अधिकार नहीं है। तो आपसे कह रहे हैं ऐसा किस अनुच्छेद में है कि दुर्घटना अगर हो जाती है, उसमें संपत्ति का नुकसान हो जाता है तो मुआवजा का अधिकार नहीं है। तो भाई किसी भी अनुच्छेद में अभी इस तरह का ऐसा जो है प्रावधान नहीं है, तो कोई भी नहीं, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। यहाँ 101 का हमारा डी हो जाएगा। सीधे तौर पर मुआवजा प्रावधान नहीं दिया गया है, जब तक विधि द्वारा विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक अभी तो नहीं है। आगे देखते हैं 102 में, एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भाई जिससे जो हम लोग छोड़ के गए हैं उन्हीं से लिया गया है, ब्रिटेन से। विकल्प नंबर बी, एकल नागरिकता का मतलब जिसे भारत में केवल एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। लेकिन आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां पर जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता है, और वो देश जो अमेरिका है उसका, यूएसए, वहां का भी नागरिकता है। तो जैसे अभी भारत में अब डुअल नागरिकता अगर हो जाए तो एक भारतीय नागरिकता हो जाएगी, हम लोग यूपी से हैं, तो एक जो है उत्तर प्रदेश की नागरिकता हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो केवल भारतीय नागरिकता है। एक तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन का ये प्रावधान था। आगे देखते हैं हम लोग 103 में। बहुत अच्छा दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में कह रहे हैं जो हुआ था, किस प्रकार अधिकारों की मांग की गई थी? तो दोस्तों यहां पर मौलिक अधिकार, पहली बार कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का मांग किया था। विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, 103 का डी। बहुत अच्छा। आगे अगर देखें हम लोग 104 वाले में, तो आपको कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों को, आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं, यहां ध्यान दीजिए, निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब जोड़ा, इन पर विचार करिए और बताइए कितने युग्म सुमेलित हैं, कितने जोड़े सुमेलित हैं। तो चले, बंगाल विभाजन किसने किया था? कह रहे हैं लॉर्ड मिंटो किया था। दोस्तों सरासर आपके आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ये लॉर्ड कर्जन किया था। ये किसने किया था? कर्जन। तो ये कर्जन किया था, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। तो ये सभी चारों तो नहीं हो सकता। अब चले देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। यस, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट इससे जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं 1920। 1920 में भाई असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में शुरू जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, तो ये वाला गलत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। तो ये चीजें याद रखें। तो कौन गलत हुआ? 1 और 4 हमारा गलत है, तो केवल 2 सही होगा। तो इस तरह के यूपीएससी में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं इस टाइप से, तो ए वाला हमारा केवल सही हो जाएगा, 104 का ए। आगे देखते हैं 105वें में कौन सा है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। कथन कारण वाला है। कथन कारण वाले में आजकल खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 105 का क्या है? गांधी इरविन समझौता, कौन सा समझौता दोस्तों? गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। यस दोस्तों, पहले में शामिल नहीं हुए थे, तीसरे में नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे में हुए थे। अंबेडकर जी तीनों में हुए थे। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे गांधी जी, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में, तो यहां पर दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और पहले वाले में गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया गया था और गांधी जी जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी की मांगों का उन्होंने ठुकरा दिया था। तो यस, तो ये बात यहां पर दोनों सही हैं और कारण भी ये बता रहा है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, ये 106 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? बहुत अच्छा। आपको 2 कथन दे दिए गए हैं, 3 कथन, तीनों कथनों पर आप विचार कर लीजिए, विचार करके सही कथनों का चयन कीजिए। तो चलिए भाई विचार कीजिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। यस, साइमन कमीशन में जब सभी के सभी अंग्रेज आए थे, जिसे श्वेत कमीशन करके बहिष्कार किया गया, लाला लाजपत राय इसका अग्रणी भूमिका में इसका विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज ने लाठी मारी, सर फट गया, मृत्यु हो गई। और यह भगत सिंह के चाचा थे, तो भगत सिंह इनके जो है बदला लेना चाहते थे। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यस भाई, नहीं था, मैंने पहले बताया, ये भी सही है। नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। यही बात दोस्तों गलत है। तो आपका 1 और 2 सही है, तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। और चौथा वाला यहाँ पर जो तीसरा कथन का ये यहाँ पर समाजवाद दे दिया है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोस्तों नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स की मांग थी। डोमिनियन स्टेट आप लोग जानते हैं, अधिराज एक तरह से था कि आप भैया अंग्रेज हो, आप सरकार हो, आप केंद्र में राज करो, लेकिन राज्यों प्रांतों में हम लोगों की सरकार चलाने दो, ये इसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेट्स। आगे देखते हैं हम लोग 7 में।
साथ में हमारा क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा युग्म कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ मार्किंग करिए कौन सा सुमेलित नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित है, यस। कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित है। वावेल योजना 1945 से। माउंटबेटन, जिसे मनबाटन योजना कहा जाता है, मनबाटन योजना, ये माउंटबेटन ने पाकिस्तान को मन बांट दिया। पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान चाहिए तो उसका मन रखने के लिए उसको पाकिस्तान दे दिया, इसीलिए माउंटबेटन को मनबाटन कहा जाता है। तो ये 1947 में हुआ था। तो यहाँ पर ये वाला हमारा 107 का ये गलत हो जाएगा। तो 107 का हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह 47 में होगा, 46 में नहीं। आगे देखते हैं 108 वाले में क्या है हमारा, कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित है। अब देखिए क्या कह रहा है, सही युग्म सुमेलित, यानी कौन सा सही युग्म सुमेलित है उसे बताना है। तो चले हम लोग पहला अगर देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन में सपा शब्द जोड़ा गया था, SPA, सपा जोड़ा गया था। सपा आप लोगों को याद रहेगा, आपके उत्तर प्रदेश में एक पार्टी भी है विपक्ष में इस समय। तो एस से दोस्तों समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द एक तरह के जोड़े गए थे, सपा। तो आप लोग को याद रहेगा ये ट्रिक, तो ये सही है। 44वां संविधान संशोधन आपातकालीन अधिकारों में संशोधन करना, यस। जैसे सशस्त्र विद्रोह को जो है ये सब जो है वहां पर किया गया था। 61वां संविधान संशोधन मतदान आयु में 21 से जो है ये 18 वर्ष किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन में ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये कह रहे हैं। तो दोस्तों यही पर गलत है। ये 73वां में जो है पंचायतों को दिया गया था, ये शहरी स्थानीय को नहीं, ये ग्रामीण स्थानीय को दिया गया था। शहरी वालों को 74वें में दिया गया था। तो इस चीजों को याद रखेंगे आप लोग। तो 1 2 3 सही होगा। 8वां का हमारा, 8वां का कौन सा सही होगा हमारा, 1 2 3 विकल्प नंबर ए। क्योंकि दोस्तों ये 73वां तो ग्रामीण स्थानीय लोकल बॉडीज थी, जो ग्रामीण की, और जो शहरी की थी नगर पंचायतों की, वो 74वें में थी। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं 109 में आपको कह रहे हैं कि युग्मों का मिलान कीजिए, युग्मों का मिलान करना है। और सबसे पहले आप बताइए, चंदौली, जैसे चंदौली, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान, यस, ये यहां जाएगा। कानपुर में दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। और ये झांसी में रक्षा अनुसंधान संस्थान। ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा ये, क्योंकि चंदौली ये तो फिक्स है हमारा, पहला तो फिक्स है। तो पहला, और हम पहले में ही समझ गए, हमें एक ही कंफर्म था, हम एक ही में समझ गए, क्योंकि ए वाला सिर्फ यही है और कहीं ऐसा नहीं है कि ए एक के साथ हो। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो मैंने समझ गया कि उत्तर ए होगा, 90 वाले का ए हो जाएगा दोस्तों। अब हम समझ गए कि बी वाला 2 के साथ मिलेगा। कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, झांसी में रक्षा अनुसंधान संस्थान है, और वाराणसी भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 110 में। इस तरह से आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो न आते हुए भी क्वेश्चन को ले लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जरा देखें कौन सा हमारा कथन यहाँ सत्य है। 3 कथन दिए गए हैं आपको और बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ कथन सत्य है। तो आगे देखें हम लोग, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदी है, इसमें कोई डाउट नहीं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों 1990 के दशक में, आप लोग देख लीजिएगा। उर्दू को 1996 में उर्दू को द्वितीय दर्जा राजभाषा का प्राप्त हुआ था। तो यस, ये भी सही है, ये भी सही है। भोजपुरी और ब्रज भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सीधा सीधा गलत बात कही जा रही है आपसे। इसकी जो वहाँ बिहार के भोजपुरी कलाकार हैं खूब मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में भोजपुरी और ब्रज भाषा। बहुत ही पॉपुलर और मीठी भाषा है ये। तो ये 1 2 केवल हमारा सही होगा, ए वाला हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 11 का। 11 में आपसे करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित विशेषताओं को मिलाइए। तो उनके जिले हैं इधर, और इधर उनकी विशेषताएं हैं, इनको मिलाना है भाई, मिला के बताना है। मुजफ्फरपुर जानते हैं दोस्तों,
सबसे पहले आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप इतना तो जरूर जानते हैं दोस्तों, लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई होती है आप लोग कपड़ों पे, ये तो बहुत फेमस है, इसे तो आप लोग बहुत जानते होंगे, बहुत पहले से बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। लखनऊ में कपड़ों पर जो है एक तरह की कढ़ाई होती है जिसे चिकनकारी कहा जाता है, तो ये आप लोग जानते होंगे। और आप लोग ये जानते होंगे ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कोई नहीं आता, तो आप इसे कर लेंगे। आप मानो कुछ नहीं जानते हो तब तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, गाल पे हाथ रख के सोचोगे भाई अब क्या करें, तो आप सोचोगे भाई बी वाला 2 पे होना चाहिए, तो बी वाला 2 पर कहाँ है, बी वाला 2 पर सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, और डी वाला 4 पर यहाँ है, और डी वाले को छोड़ दो, डी वाला तो कई जगह है, लेकिन बी वाला 2 पर केवल यही है, तो आप लोग दिमाग लगा लो हाँ यही है। अब हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर ये गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सीतापुर जो है शक्कर कारखानों का केंद्र। यस, इस तरह से आप भी किया करिए, न आते हुए भी सॉल्व कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, 111 हो गया, 112 को देखें। 112 में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन से संबंधित नहीं है, यानी सिर्फ जो है डायरेक्ट पैसों से संबंधित नहीं है, आपको पैसा दे दे आप कुछ कर लें, इस तरह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं भाई, जनधन योजना में भी इस तरह का था, वित्तीय समावेशन इससे संबंधित था, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित था, सबका खाता खोला जाएगा, सबको जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए था। एक अटल पेंशन योजना भी वित्तीय समावेशन से है। स्टैंड अप इंडिया से संबंधित, यानी जो कमजोर वर्ग हैं वो खुद का अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको पैसा देकर, एक तरह का लोन देकर उनको जो है उद्यमी बनाना। तो यस, ये सब भी सही है, लेकिन उज्ज्वला योजना दोस्तों यही सही नहीं है, यह वित्तीय समावेशन संबंधित नहीं है। यह गैस घरेलू कनेक्शन जो था, एलपीजी घरेलू कनेक्शन जो होता है उसमें एक तरह का था, ये कनेक्शन करवाना ज्यादा से ज्यादा जो है घरेलू एलपीजी कनेक्शन करवाने के लिए था। तो यस, यही डी वाला हमारा वित्तीय समावेशन संबंधित नहीं है और सब हैं। आगे हम लोग देखें 113 वाले में, तो इनमें से कह रहे हैं कौन सा सही है, तो कौन सा सही है भाई, देखो जरा कौन सा सही है। 3 कथन दिए गए हैं, कथनों को अगर हम लोग देखना शुरू करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल डॉलर में रखा जाता है, दोस्तों सरासर गलत बात है। एसडीआर में रखा जाता है, गोल्ड में भी रखा जाता है, आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं समय लेकर, गोल्ड में यानी सोना के रूप में रखा जाता है और एसडीआर के रूप में रखा जाता है। एसडीआर आप लोग प्रत्यक्ष आहरण अधिकार जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो आप लोग इसे जानते हैं। एसडीआर में दोस्तों 5 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। अब उस 5 प्रकार की मुद्राओं को आप समझ लीजिए, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, डी पी ट्रिपल वाई, डीपी ट्रिपल वाई ये एसडीआर है, यानी एक तरह की टोकरी है जिसमें 5 मुद्राएं रखी होती हैं। डी का मतलब दोस्तों डॉलर हो गया, पी का मतलब यहाँ पाउंड हो गया जो ब्रिटेन की है और डॉलर यूएसए की है। ये एक वाई से यूरो हो गया जो यूरोप की है, एक वाई से यहाँ येन हो गया जो जापान की मुद्रा है, और एक वाई से युआन हो गया जो चीन, जिसे युआन को रेनमिनबी भी कहा जाता है जो चीन की मुद्रा है। तो यस, थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बताया, तो यस यही है। तो केवल डॉलर में नहीं रखा जाता, गोल्ड और एसडीआर में भी रखा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का ये प्रबंधन करता है, यस ये बात तो सही है। दूसरा बात सही है अपना, विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण भी शामिल होता है, ये मैंने पहले आपको बताया। इसका मतलब 2 और 3 सही है और बाकी सब गलत है यहाँ पर, तो हम यहाँ काट देते हैं और आपको फिर से बताते हैं। अब यहाँ आपका ये केवल 2 और 3 सही हो जाएगा ये। तो 13 का हम लोगों ने देख लिया, हमारा उत्तर ए हुआ। आगे देखते हैं 14 वाले में, दोस्तों कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है उसे बताइए। चले देखते हैं, भृगु संहिता, भृगु संहिता कह रहे हैं आयुर्वेद से संबंधित है, दोस्तों नहीं। भृगु संहिता जो है ये ज्योतिष ग्रंथ है, एक ज्योतिष ग्रंथ आप लोग जानते हैं भविष्य बताने वाला, तो ये आयुर्वेद नहीं, ये ज्योतिष से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। भृगु ज्योतिष से संबंधित है, तो ये तो हमारा गलत हो गया, पहला वाला गलत होगा, तो जिसमें पहला होगा उसे काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। अभी रुके रहिए, हम लोग उल्टा समझ गए। अभी देखते हैं, नटराज प्रतिमा चोल काल से संबंधित है दोस्तों, ये कह रहे हैं ये, तो यस ये बात तो सही है। सांची अशोक कालीन बौद्ध स्तूप है, यस ये भी सही है। चित्रदुर्ग
कह रहे हैं पल्लव स्थापत्य। चित्रदुर्ग दोस्तों ये जो है ये कर्नाटक में है, ये किला है चित्रदुर्ग, ये कर्नाटक में है और इसका निर्माण दोस्तों ये नायक शासकों ने करवाया था, पल्लव नहीं, यह नायक शासकों ने करवाया था। तो यहां पर 1 और 4 जो है दोस्तों गलत है, यही हमारा 1 और 4 उत्तर हो जाए, क्योंकि करें कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखा करिए, हम कर ले रहे हैं उसके बाद हम तो बताते ही हैं। 115 में देखें क्या है, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव गलत जोड़े में है, तो स्थान दिया है और सांस्कृतिक उत्सव दिया है और गलत मिलान किया गया है, उसे आप पकड़ लीजिए। तो चलिए, हार्नोबिल नागालैंड से संबंधित है, यस, तो यस ये बात तो सही है, आप लोग खूब जानते हैं, इसे पॉपुलर है, बहुत पढ़े होंगे, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है। हेमिस भी आप लोग जानते हैं लद्दाख से संबंधित है, ये पिछली बार आरओ में ये प्रश्न पूछा गया था। ओणम जो है केरल से संबंधित है, ये भी सही है। लोसर जो है दोस्तों सिक्किम से नहीं है, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश एरिया से संबंधित है लोसर, तो यही हमारा गलत हुआ, यही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 116 में क्या है हमारा यहाँ, तो कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए, सही उत्तर दीजिए। देखें, जैव विविधता का उच्चतम स्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यस दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है विषुवत वाले क्षेत्रों में होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, ये बात सही है। दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। गलत बात क्यों हो गया दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये ओजोन जो लेयर है उसको प्रभावित करने वाली गैसें जैसे CFC उसको कम करने से संबंधित था। एक बात आपके दिमाग में और आ रही होगी, तो ये ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल आया था? तो वो था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। इसको याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो ओजोन गैसों को जो है बचाने के लिए था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए था, जो ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं उनको रोकने से संबंधित था। तो यस, तो हमारा जो है केवल एक सही होगा, विकल्प नंबर यहां पर हमारा केवल एक सत्य है, ए वाला। आगे देखें 17 में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कथन दे दिया है हमें और यहाँ कारण दे दिया है, बताइए कौन सा सही है। खाद्य पदार्थों में रासायनिक संरक्षक यानी केमिकल प्रिजर्वेशन डाले जाते हैं। यस, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संरक्षक डाले जाते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए ना आपको जो पैक होकर दूध दही लस्सी ये सब आती है और कई दिन तक चलती है, आप अपने घर में बनाएंगे तो एक ही दिन में भी नहीं चल पाएगी, तो वहां पर केमिकल प्रिजर्वेशन डाले जाते हैं, ये बात सत्य है। ये खाद्य पदार्थों के पोषण गुणवत्ता को बढ़ाता नहीं है, गलत बात है, ये गलत हो गया भाई, वो गुणवत्ता को थोड़ी बढ़ाएगा, केमिकल है तो एक तरह के नुकसान ही पैदा करेगा, गुणवत्ता कैसे बढ़ा देगा, तो ये गलत है, तो हमारा ए हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 118 में क्या है, तो कौन सा हमारा असुमेलित है जोड़ा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जरा उसे देखते हैं भाई, कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, तो इसको मार्किंग करते हैं हम लोग, नहीं गड़बड़ा जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यस सही बात है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, यस। थाइमस ग्रंथि करें वृद्धावस्था में सक्रिय होता है, नहीं दोस्तों गलत बात है, ये बाल्यावस्था में विकसित होता है, सक्रिय होता है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही असुमेलित है। और लिवर यूरिया का निर्माण करता है, जैसे मूत्र विसर्जन वगैरह। आगे देखते हैं हम लोग 119 में क्या है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिए हैं रीजनिंग से संबंधित, एक दो हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वेन आरेख दिया है, तो ये सब क्वेश्चन देखकर आप ये समझ जाइएगा कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आपको मंथन करना है, अपनी बुक से पढ़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि मान लीजिए डॉक्टर वृत्त है, सॉरी ये त्रिकोण जो है वो डॉक्टर हो गया, तो ये त्रिकोण को हम लोग डॉक्टर मान लेते हैं, वृत्त को जो है महिला यानी फीमेल मान लेते हैं, और वर्ग यानी जो स्क्वायर है उसे सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट ये कर्मचारी मान लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, तो यस कुछ महिलाएं हैं भाई, इतने हैं ना यहाँ जो दिख रहा है शेडेड एरिया, तो इतने हैं, यस यही सही होगा। सभी तो महिलाएं डॉक्टर नहीं है ऐसा तो नहीं दिख रहा है, सभी कर्मचारी डॉक्टर ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पहला वाला सही है आपका, यस, क्योंकि दूसरे से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जो दिया है उतने में सही है। और दोस्तों यहाँ पर जरा देखते हैं हम लोग थोड़ा सा
बहुत ही हम जो मैं कहता हूं ना, मैं जो भी सॉल्व करूंगा यहाँ पर हमारे पास सुविधा नहीं है लिखने का, आपको मुजबानी ही समझने का एक तरह हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है, टारगेट यही होता है कि आप बातों को समझ जाएं, रटे नहीं, चीजों को समझें। तो यदि किसी वस्तु पर 10% पर लाभ पाना होता है, तो मान लीजिए आप हैं किसी वस्तु को बेच रहे हैं, उस पर 10% लाभ पाना चाहते हैं, पाने के लिए आप 10% लाभ भी चाहते हैं और 5% छूट भी देना चाहते हैं, तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? यदि क्रय मूल्य 200 है, तो इसका कहना यह है दोस्तों, आप कोई 200 रुपया की चीज खरीद कर लाए हैं, आप उस पर कितना मूल्य छापें कि आपको 10% लाभ भी हो जाए और 5% आप उस पर छूट भी दे दें। तो चले देखते हैं, आप 200 का खरीद के लाए हैं और आपको लाभ चाहिए 10%, 200 का 10% 20 हो जाएगा, यानी आपको कितने में बेचना है, जो है आपको जो है मतलब विक्रय कितना होगा, बेचने वाला मूल्य, तो 200, सॉरी यहां पर 220 होगा, 200 तो आपको खरीद कर लाए हैं, 10% लाभ चाहिए, 200 का 10% 20 हो गया तो 220 हो गया, तो 220 में आप बेचेंगे, इसे इतने में बेचेंगे तब 10% लाभ पाएंगे, लेकिन मूल्य 5% आपको छूट भी देना है, तो 5% छूट भी देना है तो कैसे देंगे? तो 200 का यहां पर जो है आप ये 22, 220 का आप 5% निकाल लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 5% का 11 रुपया हो जाएगा, तो 220 और 11 जोड़ देंगे तो 131 हो जाएगा, तो 131 कहाँ है, 231, सॉरी 231 ए वाला हो जाएगा, ये यही है हमारा। आगे चले हम लोग देखते हैं। अब यहां दोस्तों एक सिंपल सा प्रश्न है, यहां पर 121 वाले में BEH को 9 लिखा जाता है, CFI को 9 लिखा जाता है, तो DHL को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है देख रहे हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, यहां पर B और E में 3 का अंतर है, B 2 है और E 5 है, और 5 और यहाँ EH 8 होता है, यानी 3 अंतर है, फिर 3 का अंतर है, तो यहां पर ये यानी B और इसमें 3 का अंतर है, तो उनको जोड़ लेंगे जो है CFE, यानी इसमें भी 3 का अंतर है, ये भी 9 हो गया, और इसमें भी देखिए क्या लिखा जाएगा, यहां पर जरा देखते हैं, D और H में कितने का अंतर है, 4 का, इसमें 4, इसमें तो 4 का अंतर है। आगे देखते हैं यहां पर क्या है, फिर 8 का अंतर है H और L में, यहां पर एक तरह से 8 का अंतर है, तो इस तरह से हमारा जो है दोस्तों हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहां पर जो पैटर्न हमारा है दोस्तों, यहां पर पैटर्न क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, तो 8 हो जाएगा ये। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य में पुपिल फेस्ट 2025 की मेजबानी करने का अवसर मिला, किस राज्य को पुपिल फेस्टिवल 2025 की मेजबानी करने का अवसर मिला है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को मिला है। ये याद रखिए, ये क्या है, पुपिल फेस्टिवल 2025, ये एजुकेशन में इनोवेशन लाने के लिए विद्यार्थियों को एक जो है एक तरह की स्किल को प्रदर्शित करने का ये एक फेस्टिवल था। आगे देखें हम लोग 123 में, ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक PPR पेस्ट डेट पेटिट्स रूमिनेंट्स, यानी ये कौन सा है PPR? तो दोस्तों ये जो छोटे जानवर होते हैं जैसे बकरी, भेड़, जो छोटे जुगाली करने वाले जानवर, तो उन्हीं पशुओं के संक्रामक बीमारी को रोकने और नियंत्रण करने का लक्ष्य रखा गया है, जो उनकी बीमारी होती है PPR पेट्स डेट्स पेटिट्स रूमिनेंट्स, तो ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है नियंत्रित करने का, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 24 में, हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार पशु चिकित्सा के लिए जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए केंद्र स्थापित कर रही है? तो दोस्तों AHDC एनिमल हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाले में। आगे चले हम लोग देखते हैं 125 में, वही वाला ऊपर वाला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार पशु चिकित्सा के लिए जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए केंद्र स्थापित कर रही है, तो AHDC से संबंधित वही वाली बात है, ऊपर वाला प्रश्न है, रिपीट हुआ है। तो 116 में, उत्तर प्रदेश सरकार मार्च 2025 में प्रयागराज को किन आध्यात्मिक स्थलों से जोड़ने वाले कॉरिडोर के विकसित की घोषणा की है? तो प्रयागराज को किन आध्यात्मिक से जोड़ने की घोषणा की है? प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, यस, ये कॉरिडोर बन रहा है जो
एक तरह से दोस्तों आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाले कॉरिडोर है ये, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। आगे देखते हैं 127। 127 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉल्फिन सफारी परियोजना को वाराणसी में लागू करने से कौन सा लाभ अपेक्षित है। तो डॉल्फिन सफारी परियोजना को वाराणसी में लागू करने से कौन सा लाभ अपेक्षित है, जरा देखते हैं। इको टूरिज्म प्रोत्साहित करना, नदी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, स्थानीय रोजगार का अवसर, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी। डॉल्फिन सफारी परियोजना को वाराणसी में लागू करने से ये सभी चीजें जो यहाँ पर उपेक्षित की जा रही है, अपेक्षित की जा रही है। आगे देखें 28 में क्या है हमारा, कथनों पर विचार करना है, विचार करके हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत हाल ही में रूरल हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क का गठन किया गया है भारत में। यस, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य डेटा संग्रह और विश्लेषण को स्वचालित करना है, ऑपरेशनल करना है। तो ये इस तरह से है। तो हमारा यहाँ पर दोस्तों दोनों के दोनों कथन सही हैं, ये सी हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें 29 से संबंधित, तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चर्चा में भी इस समय बहुत था। आप कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों अंतरिक्ष मलबों, अंतरिक्ष में ये सब जो छोड़े जाते हैं सैटेलाइट, ये सब छोड़े जाते हैं दोस्तों अंतरिक्ष में। जब ये सब सैटेलाइट खराब हो जाते हैं तो अंतरिक्ष में गिरे रहते हैं, वहाँ कचरा एक टाइप का जम गया है सब। तो इसी को अंतरिक्ष मलबे के खतरे को देखते हुए भारत ने सुरक्षित कक्षा योजना यानी सेफ ऑर्बिट योजना, सेफ ऑर्बिट स्कीम की घोषणा की है। सेफ यानी सुरक्षित कक्षा योजना की घोषणा की है। यह योजना सभी निजी और सार्वजनिक उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश देती है। तो यस 29 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों सी है, दोनों के दोनों कथन सही हैं। आगे अगर हम लोग देखें 130 में दोस्तों क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित है और इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं तब सही होगा, ये अब सही है। तो क्या है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। करें इनके कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके सही उत्तर को बताइए। तो वर्ष 2025 में बानो मुश्ताक को हार्ट लैंप पुस्तक के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। हार्ट लैंप मूल रूप से तमिल भाषा में लिखी गई थी, गलत बात, ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, ये गलत हो गया। वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री की हिंदी पुस्तक थी जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड, को यह पुरस्कार मिला था। तो ये भी सही है। टॉम्ब ऑफ सैंड को अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है। तो 130 का जो हमारा आंसर दोस्तों बन रहा है वो बी वाला बन रहा है, 1, 2 और 4। आगे देखें 31 वाले में हमारा क्या है, हाल ही में कौन सा बजट के भाग ए एवं बी के संदर्भ में सही नहीं है। तो भाग ए में नीति, प्राथमिकताएं और व्यय प्रस्तावित होते हैं, तो यही सही नहीं है और बाकी सब सही हैं। तो नहीं दोस्तों ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। भाग बी में कराधान प्रस्ताव, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों संशोधन होते हैं, ये भी सही है। भाग ए केवल राजस्व प्राप्तों तक ही सीमित होता है, नहीं, यही गलत है। ये राजस्व नहीं दोस्तों, ये राजस्व के साथ साथ पूंजीगत का भी हिस्सा होता है, ये राजस्व तक सीमित नहीं होता है। इसमें समस्त नीतिगत प्रस्ताव जैसे व्यय, प्राथमिकताएं, योजनाएं, संसाधन आवंटन, ये सब होते हैं। तो ये गलत हो गया। आगे अगर हम लोग देखें 32 में, तो बजट से संबंधित ये भी प्रश्न है। 25-26 के बजट में पूंजीगत व्यय की मात्रा की कुल व्यय का महत्वपूर्ण भाग है। यस, आप लोग देखते होंगे कि वर्तमान सरकार जब से आई है ये पूंजीगत बजट पर ज़्यादा जोर देती है। पूंजीगत बजट ऐसा होता है कि जो है हम ऐसा पैसे को ऐसे जगह खर्च करें जहां से कुछ पैसा मिलने शुरू हुए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। कारण क्या है, प्रभावी पूंजीगत व्यय में राज्यों को अनुदान सहायता भी सम्मिलित की जाती है। यस, दोनों सही हैं। तो विकल्प नंबर हमारा ए हो जाएगा, ये इसका कारण भी बता रहा है। और 33 में क्या है, 33 में वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत कृषि जिलों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। यस, कारण क्या है, यह योजना आकांक्षी जिलों की तर्ज पर
100 कृषि जिलों को लक्षित करती है। जी, ये बात सही है और इसका कारण भी है, तो विकल्प नंबर ए सही है। आगे अगर हम लोग देखें ये 34 वाले में, तो इसमें क्या है जरा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एमएसएमई से संबंधित प्रश्न है। एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का उद्देश्य सुमेलित कीजिए। यहाँ योजना है और दूसरे वाले में उद्देश्य है। तो दोस्तों देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमें मान लीजिए कुछ नहीं आता है, तो आपका इन चीज़ों को पढ़ेंगे अगर एक बार, डरेंगे नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ टॉय, टॉय का मतलब हिंदी में खिलौना होता है। तो टॉय क्लस्टर योजना का मतलब क्या है? सरकार ये टॉय क्लस्टर योजना क्यों लेकर आई थी कि भारत में जितने भी खेल के सामान बनते हैं उसमें आत्मनिर्भर बनाया जाए, खेल के सामान को हमें बाहर से न मंगाना पड़े। तो यहाँ देख रहे हैं खिलौना संबंधित, जहाँ खिलौना होगा आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ टॉय का मतलब खिलौना होता है। और देखिए यहाँ आप क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया खिलौने, यस, तीसरे के साथ है यही होगा। आप देखेंगे तो यही आपको बता देगा उत्तर क्या है। तो सी वाला आप पे 3 पे चला जाएगा, तो सी वाला 3 पे कहाँ है? केवल यहाँ है और कहीं नहीं है। ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। आप एक शब्दों के माध्यम से आप पकड़ लिए, आपको अगर मालूम होगा कि टॉय का मतलब खिलौना होता है और यहाँ खिलौना देख लिए, मिला दिए, तो आपका काम बन गया। अब देखते हैं दोस्तों, अब तो ये तो हम मान लीजिए ट्रिक हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब हम समझते हैं, देखते हैं। फुटवियर चमड़ा योजना, फुटवियर एवं चमड़ा योजना ये किससे संबंधित है दोस्तों? यह उत्पादन, गुणवत्ता और ये एक तरह की कॉम्पिटेटिव यानी प्रतिस्पर्धात्मक जो है इससे संबंधित है। 2 वाले से यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पहली बार उद्यमी योजना ये किससे संबंधित है? यह SC ST उद्यमियों को ऋण देने से संबंधित है। यहाँ से ये हो जाएगा और जो एक बचा है वो इससे हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 35 वाले में। तो 35 वाले में क्या है हमारा? 25-26 के बजट में 10 लाख जर्मप्लाज लाइन वाला दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। कारण क्या है? इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्यान्न को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत बात है। पहला वाला तो सही है, 2025-26 के बजट में 10 लाख जर्मप्लाज लाइन वाला दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, खाने का संकट न हो, अपने यहाँ खाद्यान्न पूर्ति भी हो सके, हम लोग निर्यात भी कर सकें। तो केवल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना नहीं है, तो एक तरह से अपने यहाँ का भी ध्यान में रखा गया है। तो जो 35 का हमारा दोस्तों होगा, जो आंसर होगा, होना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा हमारा सी। कहाँ सी है? तो यस यही है। दूसरा वाला जो गलत था, जो उसमें केवल ये दे दिया था कंपटीशन वाला। आगे अगर हम लोग देखें, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS का पहल का संचालन किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? तो किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? इसमें दिया है UGC नेट, नीति आयोग, इनफ्लिब नेट। यस, विकल्प नंबर यही होगा, इनफ्लिब नेट के माध्यम से किया जा रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन संस्था का संचालन। विकल्प नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 37 का। बहुत अच्छा प्रश्न यहां दिया है आपको, जो पहले वाले में जो दिया गया है, पहले पिलर में कॉलम 1 में जो दिया गया है कि मतलब आपको कुछ घटना या पहल दिया गया है और ये कॉलम बी में उसका विवरण दिया गया है। बताएं हम। लोकपाल दिवस, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, आपके आंखों के सामने दिया है। दिवस का मतलब ऐसा कोई दिन पूछना चाह रहा है तो दिवस एक ही है, यहाँ मिला दीजिए आंख मूंद कर। जैव विविधता मिशन, ऑपरेशन ब्लू लाइन, ऑपरेशन ब्लू लाइन ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे पहल जो है ये बिहार की फल्गु नदी पर शुरू किया गया। तो यस, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। और ये जैव विविधता बचा है ये यहाँ चला आएगा। तो एक ए यहाँ है और यहाँ है, यानी ये और ये तो नहीं होंगे। अब देखते हैं बी वाला हमारा 4 पे गया, बी वाला 4 पे गया तो ये वाला हो जाएगा। आगे देखें 38 में, भारत के किस खिलाड़ी को
2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। तो नहीं मिला, किसे नहीं मिला दोस्तों? गुगेश डी को भी मिला है दोस्तों, यहाँ पर गुगेश डी को भी मिला है, इनको ध्यान में रखेंगे। गुगेश डी जो दोस्तों ये जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और ये हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है। हरमनप्रीत सिंह दोस्तों आप लोग जानते हैं, ह से हरमनप्रीत, ह से हाकी, हाकी, इनको भी मिला है। मनु भाकर निशानेबाज, खूब चर्चा में थी, निशानेबाज से संबंधित है। और ये नीतीश राणा को यहाँ नहीं मिला है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसमें यहाँ नहीं मिला है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। 39 में क्या है? भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के लिए किस महोत्सव का आयोजन किया है? भारत प्रगति उत्सव, समावेशन उत्सव, ग्रामोदय भारत महोत्सव। यस, ग्रामोदय भारत महोत्सव दोस्तों, क्योंकि विकसित भारत बनाना है तो हमें ग्राम को उदय करना होगा। बिना गांव को आगे ले जाना देश नहीं बढ़ सकता। ये लालू जी ने 1990 के दशक में ही कहा था कि जब तक भारत के गांव अगर विकसित नहीं होंगे तब तक भारत विकसित नहीं होगा। तो यस, आगे देखते हैं हम लोग 140 में क्या है। लास्ट वाला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज टेस्ट सीरीज का। जीएस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज 1 का। टेस्ट सीरीज ये जो विजन का टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस सेट पहले का ये जीएस वाला पोर्शन आज हमारा खत्म हो जाएगा। ये पार्ट बी से संबंधित चल रहा है। अब यही दोस्तों पार्ट ये टेस्ट सीरीज 1 का, प्रैक्टिस सेट 1 का अब हम लोग सामान्य हिंदी लेकर आएंगे। इसके बाद हिंदी खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जीएस हिंदी, इस तरह से हम करेंगे। तो आगे चले हम लोग देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न क्या है। ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। भारतीय रेलवे हाल में ही 10,000 से अधिक कोचों को ये HOG प्रणाली में विकसित किया है। कारण, इसका कारण क्या दिया है? कारण HOG प्रणाली पारंपरिक डीजल जनरेटर कारों पर के स्थान पर अक्षय ऊर्जा पर आधारित है। तो यस दोस्तों, ये दोनों के दोनों यहाँ पर कथन सही हैं, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है HOG का मतलब यहाँ पर है हेड ऑन जनरेशन प्रणाली। इसका मतलब जो होता है आप लोग देखते होंगे, एक जनरेटर के माध्यम से बिजली मिलती है जो अक्षय ऊर्जा पर आधारित होती है। तो यस, दोनों कथन सही हैं। विकल्प नंबर ए हमारा हो जाएगा 140 का ए। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही भली भांति टेस्ट सीरीज 1 का अपना जीएस वाला पोर्शन खत्म कर लिया है। अब हम लोग इसी टेस्ट सीरीज का देखेंगे, इसी टेस्ट सीरीज का देखने वाले हैं अगले वीडियो में सामान्य हिंदी का टेस्ट सीरीज, जो कि 200 प्रश्न का आएगा। 140 हो गया, जो 60 प्रश्न बचे हैं पोर्शन भाग 2 का है, वो खंड बी का, तो वो सामान्य हिंदी वाले पार्ट में देखेंगे। नमस्कार।